आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 21। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 22। चैप्टर 22 में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कौन कौन से हार्मोन विसर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, स्रावित करते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? इन हार्मोनों की अधिकता या कमी से होने वाले डिजीज़ के भी नाम पढ़ लिए थे हमने। तो 22 जो चैप्टर था वो इसी पे बेस था। अब टर्न आ गया है चैप्टर 21 का। इस चैप्टर का नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं ओवरऑल व्यू देने की कोशिश करती हूँ। इसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे और क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में क्या है, कि तंत्रिका तंत्र क्या है, न्यूरॉन क्या है, कैसे काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है, ब्रेन क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है, क्या काम है, और जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो क्या है, कैसे काम करता है। बस यही पढ़ने वाले हैं। सिर्फ मानवों पे ही पढ़ रहे हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो पहले पढ़ी थी अपन ने जो चैप्टर, वो भी मानवों का ही था। प्लांट्स का नहीं था कि प्लांट हार्मोन पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं था। एनिमल के ही पढ़ रहे थे, उसमें भी अपन अपने ही पढ़ रहे थे, मानवों के। ये भी अपने ही है। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला तंत्रिकीय तंत्र, अपना नर्वस सिस्टम। पहली लाइन क्या कह रही है कि सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। कहना क्या चाह रहा है कि सभी प्राणियों, यहाँ पे सभी प्राणियों का क्या मतलब है? यहाँ पे सभी प्राणियों से मतलब है दो तरीके से, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी में अपन आते हैं मानव, और जो अकशेरुकी हैं उसमें अपने से निम्न वाले आते हैं। इंग्लिश में कशेरुकी को हम बोल सकते हैं नो कॉर्डेट्स, और अकशेरुकी को बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। इसे कॉर्डेटा और इसे नॉन कॉर्डेटा। इसमें मानव आते हैं और इसमें निम्न वाले आते हैं। जैसे मान लीजिए सिलेंट्रेटा वाले आ गए, प्लेटीहेल्मिन्थीज आ गए, आर्थ्रोपोडा आ गए, ठीक है, ये सब आ गए। इन प्राणियों की बात कर रहा है, इंसान की बात नहीं कर रहा है। इंसान में तो अपने में और सामने वाले में एक जैसा तंत्रिका तंत्र है, सेम टू सेम है। यहाँ पे प्राणियों का कहने का मतलब कोई और है, कशेरुकी और अकशेरुकी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो निम्न अकशेरुकी प्राणी हैं उनमें जो तंत्रिका तंत्र दिखा है वो बहुत ही सरल प्रकार का है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा जटिल नहीं है। अपना तो काफ़ी जटिल भी है और काफ़ी एडवांस भी है, बट जो अकशेरुकी हैं, निम्न वर्ग के प्राणी हैं, उनमें इतना एडवांस नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतने छोटे छोटे से हैं, वो खुद ही इतने छोटे हैं, इतनी सूक्ष्म संरचनाएं हैं, उनमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट या फिर एडवांस फीचर वाला नर्वस सिस्टम नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल भी दिया गया है अकशेरुकी में, हाइड्रा दे रखा है एक और कीट दे रखा है। अकशेरुकी का एग्जाम्पल है ये। हाइड्रा में कैसे टाइप का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? नेटवर्क जैसा, जाल जैसा, नेटवर्क जैसा, जाल जैसा। और कीटों में उससे थोड़ा सा एडवांस मिलेगा, थोड़ा सा ही एडवांस मिलेगा। और अपने में क्या होगा? अपने में क्या होगा सबसे एडवांस? भाई इसमें तो जाल जैसा मिलेगा और इसमें गुच्छों जैसा मिलेगा।
गुच्छ जैसा मिलेगा और अपने में काफ़ी एडवांस है, जिसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपना सेकंड टॉपिक, मानव का तंत्रिकीय तंत्र 2 भागों में विभाजित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर, ये तो पहला है पार्ट। और दूसरा कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आइए थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है उसमें से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो 2 भागों में सम्मिलित है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। CNS में 2 भाग सम्मिलित हैं, ब्रेन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये किसका है? CNS का है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम भी देखो दे रखा है, सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण। सूचनाएं मतलब कोई भी मैसेज है, जो भी मैसेज है उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब कहाँ से किस टाइप का सिग्नल आया है, मैसेज आया है और उसे कैसे निर्देश देने वापस से, वो यही करेगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो यहीं आके मिलेंगे मस्तिष्क में और PNS में। जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो यहीं से अटैच है, या यूँ कह लो कि न्यूरॉन्स ही बना रहे हैं इनको, गुच्छे ही हैं न्यूरॉन्स के ये भी। नेक्स्ट, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, सीधे सीधे सिंपल बात है, मस्तिष्क किसका पार्ट है? मस्तिष्क किसका पार्ट है? CNS का। तो ये भी तो वही बोल रहा है, इसने ऐड ऑन क्या कर लिया, एक PNS भी ऐड ऑन कर लिया कि ये भी इसी से जुड़ा है। हालांकि ये इसका पार्ट नहीं है, बट ये भी इसी से जुड़ा है। पार्ट ये 2 ही हैं। नेक्स्ट, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं मिलेगी। इसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं बोल रहे हैं कि 2 प्रकार की तंत्रिकाएं मिलेगी। पहली है संवेदी और दूसरी है चालक। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक है सेंसरी और एक है मोटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे। एक है संवेदी और दूसरी है चालक। अच्छा, अभी इनका काम भी दिया गया है इस पैराग्राफ में। इनका क्या देखिए, मैं ब्रीफली समझा देती हूँ कि ये कोई भी ऊतक है या अंग है। अरे मान लो ये कोई भी ऊतक है या अंग है। मान लीजिए ये हाथ है अपना अंग, यहाँ पे हीट लग गया, गर्म लग गया यहाँ पे, तो क्या होगा? ये जो सिग्नल मिला, ब्रेन के लिए तो सिग्नल ही है, इन लोगों के लिए तो सिग्नल ही है, ये मैसेज ही है। ये सिग्नल हीट वाला किसके पास जाएगा? संवेदी के पास। संवेदी जो तंत्रिकाएं हैं वो उसे लेके भागेगी CNS के पास कि अरे अरे हीट लग गई हाथ पे बहुत ज़ोर से, क्या करना है अब? तो CNS अब किसको ऑर्डर देगा? CNS ऑर्डर देगा चालक को कि जाके उस अंग को बोल कि हाथ हटाए। तो यहाँ से संदेश अभिवाही हो रहा है, अंदर आ रहा है, और यहाँ से अपवाही बाहर जा रहा है। समझ गए? अंग से कोई भी संदेश अगर CNS तक पहुँचता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचता है, तो वो संवेदी पहुँचाता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कोई भी संदेश अगर अंग तक जा रहा है, एरो देखो, एरो देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कोई भी संदेश बाहर जा रहा है तो ये देखो चालक के द्वारा जा रहा है। ये इस लाइन में कवर हो गया है। नेक्स्ट, परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित है। जैसे CNS 2 भागों में था ना विभाजित, वैसे ही परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित है।
दो नहीं, एक तरह से 3 भागों में बचते हैं, बस तीसरे वाले को थोड़ी सी लेस इम्पोर्टेंस दी गई है। चलिए इनकी कहना मान लेते हैं। पहला कौन सा है? कायिक तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कौन सा है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। याद हो गया? एक है कायिक और एक है स्वायत्त। कायिक जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो जो भी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है ना, वो इनको कंट्रोल करेगा। कुछ आया समझ में? जो भी चीज़ अपने कंट्रोल से नहीं हो रही है वही ये कंट्रोल करेगा, और जो चीज़ अपने कंट्रोल से हो रही है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करेगा। भाई अपन को हाथ का मसल कब करना है मूवमेंट, पैर के मसल्स कब करने मूवमेंट, ये अपने हाथ में है। और कायिक तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? ऐसी क्रियाओं पे काम करेगा जो अनैच्छिक है, अपने इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। वो कि हार्ट पंप कर रहा है, खाना निवाला ग्रास नाल से फूड पाइप से स्टमक में जा रहा है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल अपने में नहीं है, ये कंट्रोल करेगा। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मतलब इसको और दो भागों में बांट दिया, अनुकंपी और परानुकंपी। ठीक है, इसके अलावा भी देखो दे रखा है ना, थर्ड वाला भी था बट इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, इन्होंने दो का ही नाम लिया, इन दो को ही विनर बना दिया, इस तीसरे वाले बेटे को तो भूल ही गए। परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, कौन? ये वाला भी। एक्चुअल में परिधीय तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं, कायिक, स्वायत्त और अतरंग तंत्रिका तंत्र, बट मोस्टली इन पर ही फोकस दिया गया है एनसीईआरटी के थ्रू, तो हम भी इसी पे ही फोकस देंगे। ये साइड वाला है, साइड हीरो। तो अतरंग तंत्रिका तंत्र ये भी किसका एक भाग है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। अच्छा, अब ये क्या काम करता है? इसका तो काम हमने पढ़ लिया कि हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पे काम करता है, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पे काम करता है, तो ये भी तो किसी पे करेगा ही। ये क्या करता है? जो भी स्टिमुलस आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, कोई भी चार्जेस आते हैं, उनको ट्रांसफ़र करेगा। मतलब कोई भी आवेग, कोई भी चार्जेस आ रहे हैं, कुछ भी सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ भी, वो तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देगा। मतलब सीएनएस ही है हेड हर तरीके से। मैंने बताया था ना कि एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में संदेश जाएगा, फिर दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, तो यही ये काम करेगा, संदेशों को कहाँ लेके जाएगा कुल मिला के? एंड कहाँ पर है? एम इनका सीएनएस के पास। समझ गए? तो ये था थोड़ा बहुत तंत्र के बारे में। अब स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आने वाला है। न्यूरॉन के बारे में हमारा तीसरा पॉइंट, न्यूरॉन, इसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के बारे में। पहला क्या बोल रहा है? न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, इसे हम नॉर्मली विजिबल नहीं कर सकते हैं, इसे अपन माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही देख सकते हैं। ये 3 भागों से मिलकर बना है। अच्छा जी, कौन से 3 भाग हैं? पहला कोशिकाकाय, ओके जी, दूसरा द्रुमाशय और तीसरा तंत्रिकाक्ष। मतलब इन्होंने मेनली फोकस किया है न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में, 3 भागों में विभाजित किया है कि पहला कोशिकाकाय, दूसरा द्रुमाशय और तीसरा क्या है? तीसरा है तंत्रिकाक्ष। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। कोशिकाकाय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक निज़ेल ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ये पहले वाले के बारे में बता रहा है, कोशिकाकाय के बारे में बता रहा है। ये बना दिया मैंने कोशिकाकाय। चलिए बना दिया मैंने कोशिकाकाय। इसमें बता रहे हैं कि इसमें पाया जाता है क्या? कोशिका द्रव्य। चलिए मैंने फिल कर दिया ये कोशिका द्रव्य, ओके जी।
फिर ये बोल रहे हैं कि एक निज़ेल ग्रेन्यूल नामक अंग भी पाए जाते हैं, दानेदार होते हैं। चलिए ये भी बना दिए। इसमें और भी चीज़ें पाई जाती है, इसमें खुद का न्यूक्लियस भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी ने जिस चीज़ पे फोकस किया है उसको तो याद ही कर लो, एक्स्ट्रा में नहीं जाना है, पहले ये तो याद कर ले। फिर छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निज़ेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, द्रुमाशय कहलाते हैं। अभी दूसरे वाले के बारे में बात कर रहा है कि इसी से ही तंतुनुमा, देखो तंतुनुमा, देखो ये तंतुनुमा लंबी ये संरचनाएं निकलती हैं, ये दिख रही है, और ये लगातार विभाजित भी होती है। देखो लिख रखा है लगातार विभाजित भी हो रही है, ये देखो ये 1 से 2, फिर ये देखो इनका जी नाम है, इनका नाम है द्रुमाशय, इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये है कोशिका काय, कोशिका काय इंग्लिश में बोलते हैं सेल बॉडी, इसे बोलते हैं सेल बॉडी, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। नेक्स्ट, ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। मतलब कि द्रुमाशय के पास अगर कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, उद्दीपन, उद्दीपन को इंग्लिश में बोल रहे हैं यहाँ पे स्टिमुलस। थोड़ा सा इंग्लिश से भी फैमिलियर रहना है, ठीक है ना, हिंदी के पीछे पागल नहीं होना है, ठीक है। स्टिमुलस किसके पास आया? द्रुमाशय के पास, यानी डेंड्राइट्स के पास आया। डेंड्राइट से जो सिग्नल है, मैसेज है, अब किसके पास आएगा? कोशिका काय के पास, सेल बॉडी के पास। आगे देखते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में से एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। अल्लो जी, ये निकाल दिया तंत्रिकाक्ष, ये निकाल दिया, इसे बोल दिया है तंत्रिकाक्ष, इंग्लिश में एक्सोन। इसका दूरस्थ भाग शाखित, सुनना, शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना सिनेप्टिक नोब, जिसे सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती है। इसमें रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो इनका एंड है ना, वहाँ पे एक सिनेप्टिक नोब, इस नाम की संरचनाएं मिलेगी आपको। इसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। अब ये बोल रहे हैं कि इन नोब्स के अंदर मिलेंगी आपको और भी छोटी छोटी सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं ना, इन्हें भी एक तरीके के रसायन होते हैं। इन रसायनों का नाम इन्होंने दिया है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये क्लियर, ये पैराग्राफ यहाँ तक। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकी आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिका पेशी की संधि पर पहुँचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा द्रुमाशय की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूह बांटा गया है। पहले ये बात सुनो, इन्होंने कहा है कि एक न्यूरॉन से संदेश दूसरे में जाता है। देखो मैं शॉर्टकट बना रही हूँ, ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का संदेश ट्रैवल करेगा, यहाँ से आएगा, द्रुमाशय से होता हुआ एक्सोन में आएगा, एक्सोन से होता हुआ ये एंड पे आएगा, और फिर क्या होगा? दूसरे पे जाएगा। यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, ये देख रहे हो। फिर यहाँ के द्रुमाशय ने कैच किया सिग्नल, फिर ये एक्सोन में डालेगा, एक्सोन से एंडिंग पे जाएगा, फिर यहाँ पे एक और न्यूरॉन बना देते हैं। ये देखो, ये देखो, यहाँ से इसके द्रुमाशय ने कैच किया, फिर इसकी कोशिका काय में गया, फिर इसके एक्सोन में गया, और फिर दूसरा तैयार है। मतलब समझ में आ गई चेन? ये देखिए इसके पास आ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर फर्दर ही चलता ही जाएगा, फिर ये एंड में कहाँ तक जाएगा? CNS के पास। ऐसे संदेश ट्रैवल करते हैं अपने। अपन जो हीट लगती है हाथ उठा लेते हैं, ये तो काफ़ी इजी लगता है, सेकंड के हिसाब से भी उससे भी कम में हो जाता है, लेकिन ये इस तरह से ट्रैवल करते हैं मैसेज। यहाँ से एक मैसेज आया है, इसको CNS तक पहुँचाने में ये मैकेनिज़्म चलती है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि तंत्रिकाक्ष और द्रुमाशय के आधार पर कुछ डिवाइडेशन की है न्यूरॉन्स की, बहुध्रुवीय और द्विध्रुवीय।
सिंपल है। बहुध्रुवीय मतलब बहुत सारे ध्रुव, मतलब बहुत सारे ध्रुव, बहुत सारे। एक्सोन तो एक ही, लेकिन ध्रुव बहुत सारे हैं। एक पोल नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल पोल है। एक पोल नहीं है, मल्टीपल पोल है। और द्विध्रुवीय में मतलब द्विध्रुवीय में सिर्फ दो पोल, बस सिंपल। सिंपल मतलब सिंपल। अब जो बहुध्रुवीय है वो कहाँ मिलते होंगे, ऐसे ध्रुव वाले कहाँ मिलते होंगे, वो मिलते हैं प्रमस्तिष्क में। ये याद कर लो कि बहुध्रुवीय कहाँ मिलेंगे, बहुध्रुवीय टाइप के न्यूरॉन कहाँ मिलेंगे, बहुध्रुवीय टाइप के तंत्रिका कहाँ मिलेगी, प्रमस्तिष्क वर्कुट में। याद कर लो, ये अभी बोल रही हूँ, याद कर लो ये। नेक्स्ट, तथा द्विध्रुवीय, एक तंत्रिका अक्ष और एक ध्रुमाशय, खत्म। ये कहाँ मिलेगी, दृष्टिपटल पे। याद कर लो, याद ही कर लो, एकदम नीट के लिए इम्पोर्टेंट है ये। मतलब जो बहुध्रुवीय है वो कहाँ मिलेंगे, प्रमस्तिष्क में। बहुध्रुवीय क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे ध्रुव हैं। ध्रुमाशय एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में, डिफरेंट डिफरेंट पोलर पे बिखरे हुए हैं। बट द्विध्रुवीय में क्या होगा, सिर्फ दो ही ध्रुव होंगे, सिर्फ दो ही ध्रुव होंगे। एक तंत्रिकाक्ष होगा और एक ध्रुमाशय होगा। दो ध्रुव, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला ध्रुव, और एक ये वाला ध्रुव, बस दो, एक और दो, बस। अच्छा, तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं। ये एक्सोन की बात कर रहा है, एक्सोन, ये वाला, ये एक्सोन की बात कर रहा है। ये डंडे जैसी संरचना, लंबी बेलनाकार। इन्होंने बताया कि दो तरीके होते हैं, आच्छादी व आच्छादितहीन, कवर्ड वाले और कवर्डलेस। ओके। आच्छादित तंतु, सॉरी, आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से ढके होते हैं। ये देखो, ये दिख रही, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये केंद्रक टाइप का, ये श्वान कोशिका है जी, ये श्वान कोशिका ही है जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। ये जो श्वान कोशिका ही है ना, यही प्रमोट करेगी अपने आजू बाजू एक शीट बनवाने को। कौन सी शीट, माइलिन की। श्वान कोशिकाएं जैसे एक्सोन पे आ गई ना, तो यही उत्तेजित करेगी कि आसपास क्या कवरिंग कर लो, ताकि अपने एक्सोन को प्रोटेक्ट किया जाए। समझ गए बात को। तो ये जो पर्पल पर्पल दिख रही है ना, ये माइलिन का आवरण ही है, जो कौन बनवा रहा है, श्वान कोशिकाएं। यही बोल रही हैं कि बनवाओ, फटाफट कवर करो एक्सोन को तुरंत प्रभाव से। नेक्स्ट, माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं। ये देखो, ये अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो, दो, इसके दो के बीच में ये गैप दिख रहा है ना, ये वाला, ये, इसका एक नाम भी है, रेनवियर के नोड। रेनवियर इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में, तो इन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। नेक्स्ट, आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु और कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। याद कर लो ये भी कि ये जो आच्छादी तंत्रिका तंतु है, कवर्ड वाले जो हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगे, मेरु रज्जु, मेरु में और कपाल में। मतलब बहुत सिंपल है ये, याद किया जाए तो। नेक्स्ट, आच्छादितहीन तंत्रिका तंतु में भी श्वान कोशिकाएं होती है। मतलब इन्होंने बताया है कि जिनके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें श्वान कोशिकाएं नहीं है, मतलब माइलिन आवरण नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें श्वान कोशिकाएं नहीं मिलेगी। श्वान कोशिकाएं उसमें भी मिलेगी जिसमें माइलिन नहीं है। तो इस तरीके के आच्छादितहीन तंत्रिका तंतु कहाँ मिलेंगे, इसका एग्जाम्पल ये रहा, स्वायत्त तथा कायिकी तंत्रिका तंतु मिलते हैं। और आच्छादी कहाँ मिल रहे थे, मेरु और कपाल में मिल रहे थे। और आच्छादितहीन कहाँ मिल रहे हैं, स्वायत्त में मिल रहे हैं पहला, और दूसरा कहाँ मिल रहा है, कायिक में मिल रहे हैं दूसरा। आच्छादी कहाँ मिल रहे थे, पहला मिल रहे थे मेरु में और दूसरा मिल रहे थे कपाल में। क्लियर हो रहा है। मतलब इतने से पैराग्राफ में 6 क्वेश्चन तो बन गए, नीट लाइक एम्स लाइक 6 क्वेश्चन तो बन गए। तो ये क्लियर हुआ कि देखिए ये जो चीज़ है वो ध्रुमाशय है। देखिए ये डेंड्राइट्स, देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये देखो, ये जो निकल रहे हैं ना टेंटिकल से, ये देखिए, और विभाजित भी हो रहे हैं आपस में, ये विभाजित भी हो रहे हैं। ये क्या है, ये ध्रुमाशय है। और ये जो देखो, ये दानेदार संरचना है, ये क्या है, ये नेज़ल ग्रेन्यूल है।
ये पूरी बॉडी क्या है, ये पूरी बॉडी ये कोशिका काय है। ये देखिए बीच में केंद्रक है। ये जो काली काली है वो श्वान कोशिकाएं हैं। ये जो येलो येलो जा रहा है ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, मैं लिख देती हूँ एक्सोन। और ये जो पर्पल कलर की जो शीट बनाई हुई है ये आवरण, ये माइलिन का आवरण है। और ये बीच में जो गैप है वो है रेनवियर के नोड। और ये जो सिरे हैं ये नोब्स है। ये जो सिरे हैं और यहाँ पे ये जो बनी है ये नोब्स है। और इसके अंदर मैंने एक रसायन का नाम बताया था, वो था न्यूरोट्रांसमीटर। वो पाए जाते हैं किसमें, सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये था ओवरऑल न्यूरॉन के बारे में। अब इन्होंने कहा है कि जो तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति है और संचरण है वो क्या है और कैसे होता है, कैसे हो रहा है। मैंने तो अभी ब्रीफ बताया कि एक न्यूरॉन से दूसरे में पहुंचा, दूसरे से तीसरे में पहुंचा। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसमें बताने का तरीका अलग है, इसमें बताने का तरीका अलग है। अच्छा, अब संचरण कैसे हो रहा है इन आवेगों का, सिग्नल का, मैसेज का, उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा ये क्लीन करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ये क्लीन करना ही पड़ेगा। ये मार्क्स जो हैं वो मुझे हटाने ही पड़ेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए ये संचरण कैसे हो रहा है। अभी जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ से लेके ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ, और ये नेक्स्ट वाला भी पूरा पैराग्राफ, ये देखो यहाँ तक, यहाँ तक। इससे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूँ कि मतलब ये पूरा पैराग्राफ जो है वो कहना क्या चाह रहा है, मैं पूरा समझा दूँ बढ़िया सी ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही। मतलब इसको पढ़ना दूर की बात है, बस इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है मैं समझा देती हूँ आपको, वो भी डायग्रामेटिकली। जो ये कहना चाह रहा है मैं उसी का सार बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको कुछ आयन्स के बारे में बताती हूँ। सोडियम आयन याद रखो, पोटेशियम आयन याद रखो, कैल्शियम आयन याद रखना, ये चीज़, ये आयन्स याद रखो एक बार तो। दूसरी बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो झिल्ली होती है ना, इनकी झिल्ली, जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनकी क्या, हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खास बात यही है कि जितनी भी सेलेक्टेड चीज़ होती है ना, सेलेक्टेड चीज़, जितनी भी चयनात्मक चीज़ है जो सच में सेल को अंदर चाहिए, ये सिर्फ उन्हीं की ही एंट्री होने देती है। जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं, नेसेसरी पदार्थ है, चयनात्मक पदार्थ है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही पारगम्य होती है। खास बात देखो, ये खास बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कोशिका को ज़रूरत है। अब तीसरी मैं एक बात बताने जा रही हूँ, क्या, क्यों, कब, कैसे से ज़्यादा आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या बता रही हूँ। जो ये एक्सोन है ना, ये एक्सोन जो येलो येलो बताया गया है, देखो ये चीज़, इसके बाहर की साइड तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव धनावेश होता है, और ये जो अंदर है वो अंदर होता है ऋणावेश, नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव चार्ज अंदर की साइड, मतलब झिल्ली के बाहर, मतलब आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, और झिल्ली के अंदर इनसाइड जहाँ पे लिक्विड ही लिक्विड भरा होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक बार की बोलो हाँ कि ना, ये हजम हुई कि नहीं हुई बात, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा सुनो। अब मैं आपको चौथी बात और बता रही हूँ, मतलब ये जो पैराग्राफ है ना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ना, मैं वही बता रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गई हमको बात ये, हाँ जी क्लियर हो गई। आउटसाइड जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस वजह से है, क्योंकि झिल्ली के बाहर ज़्यादातर धनात्मक वाला आवेश पाया जा रहा है। झिल्ली के बाहर अधिकतर
धनावेश पाया जाता है, वो किसकी वजह से पाया जाता है? सोडियम की वजह से पाया जाता है। याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। और झिल्ली के अंदर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, और ये किसकी वजह से पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है पोटेशियम और क्लोरीन की वजह से। ये याद कर लो। ये याद हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया याद। ज़्यादा याद ही नहीं करना है, 3 ही आयन बताए हैं। बाहर की साइड सोडियम मिलेगा, अंदर की तरफ पोटेशियम और क्लोरीन मिलेगा। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन है? याद हो गया कि नहीं हुआ? ये उतर गए गले से 3-4 पॉइंट? हाँ जी, उतर गए। अब इसमें एक और पॉइंट बताया गया है, एक वर्ड यूज़ किया गया है पंप का। पंप, सेल वाला पंप बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई और पंप पे मत चल जाना। इन्होंने क्या बताया है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर ही रहने चाहिए, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर ही रहने चाहिए। ये एक तरीके का पंप ही डिसाइड करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पंप लगे हुए हैं, ये मैं बना रही हूँ, यहाँ पे पंप लगे हुए हैं। इन पंप के थ्रू ही आयन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैं एक जोन बना रही हूँ, एक बार मान लीजिए भाई, ये तंत्रिकाक्ष बना दिया। तंत्रिकाक्ष पर बाहर की साइड है पॉजिटिव चार्ज, बाहर की साइड है पॉजिटिव चार्ज, अंदर की साइड है नेगेटिव चार्ज, अंदर की साइड है नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पे बोला कि पंप पाए जाते हैं, मतलब कि बाहर सोडियम आयन ही होने चाहिए और अंदर पोटेशियम और क्लोरीन आयन ही होने चाहिए। ज़रा सा भी बैलेंस ख़राब नहीं होना चाहिए। जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक कोई सिग्नल ना जाए, तो ये कोई तो मेंटेन रखेगा, ये पंप ही मेंटेन रखते हैं। अगर गलती से कोई सोडियम आयन झिल्ली के अंदर प्रवेश भी कर जाए ना, तो ये पंप जो है ना उस सोडियम को निकाल के बाहर फेंक देगा। और मान लीजिए कि गलती से कोई पोटेशियम आयन कोशिका झिल्ली के आउटसाइड आ गया हो, तो ये तुरंत प्रभाव से अंदर ले आएगा इसको। अंदर चलो भाई, समझे कि नहीं समझे? हमको ये पता है आउटसाइड कौन ज़्यादा होएगा? सोडियम। और इनसाइड कौन ज़्यादा होएगा? पोटेशियम और क्लोरीन। और अगर मान लीजिए पोटेशियम अंदर से बाहर आ गया, तो कोई की तो जिम्मेदारी होगी ना इस पोटेशियम को वापस से अंदर लेके आने की। मान लीजिए कि गलती से सोडियम अंदर चला गया, तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना इसको बाहर निकालने की। भाई चलो, तुम्हारी जगह ही नहीं है ये अभी, तो ये पंप ही करेंगे। इन पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। याद कर लो, ये क्वेश्चन आएगा। जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा उस दिन याद करोगे कि बताया गया था। याद कर लो ये चीज़। तो ये इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया था। आगे के ये यहाँ तक के पैराग्राफ में ये बताया गया है। और अभी ये जो बता रखा है ना, ये मैंने, ये बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, ये अभी अपनी रेस्टिंग फेज़ में है। रेस्टिंग फेज़ में है ये। कोई सिग्नल नहीं आया अभी तक, कोई मैसेज नहीं आया है, कोई स्टिमुलस नहीं आया है, कोई उद्दीपन नहीं आया है। नॉर्मल बॉडी है एकदम, कोई स्टिमुलस नहीं मिला है, कुछ भी, नथिंग। एकदम नॉर्मल बॉडी है, कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ से नए पैराग्राफ में क्या कहेगा कि जैसे ही मान लीजिए किसी तरीके का स्टिमुलस आ गया जी, स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस कहाँ से आया? पहले दुर्माशय ने कैच किया होगा, दुर्माशय से कोशिका काय ने। अब कोशिका कहाँ स्टिमुलस भेजेगा? ये भेज देगा तंत्रिकाक्ष में। ये तंत्रिकाक्ष का डायलॉग बना लिया मैंने, ये बना दिया मैंने तंत्रिकाक्ष। यहाँ पे पाए जाते हैं पंप, यहाँ पे पाए जाते हैं पंप। जैसे ही कोई सिग्नल आता है, जैसे ही कोई सिग्नल आता है, तो क्या होगा? इस जो झिल्ली का है ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो आवेग है, जो आवेश है, जो पोटेंशियल है, जो फेज़ है,
वो चेंज हो जाती है। कैसे? जो पॉजिटिव होंगे ना वो अंदर आ जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे ना वो बाहर चले जाएंगे। ये होगा, मतलब क्रियात्मक विभव हो जाएगा। अभी तक तो विरामकाल विभव चल रहा है, रेस्टिंग फेज, फिर आ जाएगी क्रियात्मक विभव वाली। मतलब क्या होगा? आवेश बाहर का अंदर और ये अंदर का बाहर। यहाँ से जो धनात्मक आयन है इस पंप के थ्रू अंदर आ जाएंगे और अंदर का जो ऋणावेश वाले जो आयन है वो बाहर आ जाएंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक सिग्नल आगे पास होता हुआ इस एक्सोन से दूसरे एक्सोन में ना पहुंच जाए। लेकिन नेक्स्ट में यही बताया गया है कि यहाँ से आयन, ये देखो ये अंदर आ गया ना, देखो ये एरो लगा रखा है पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव आयन, ये अंदर आया, ये अंदर आया, ये अंदर आया। उसके बाद में क्या हुआ? पोटेंशियल चेंज हो गया। बाकी तो एज इट इज़ ही रहा। यहाँ पे पंप ने काम किया, यहाँ का जो पॉजिटिव था अंदर आया और अंदर का जो नेगेटिव था वो बाहर गया। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होएगी, ये वाला अंदर और ये वाला बाहर। फिर इसके नेक्स्ट ये वाला अंदर, ये वाला बाहर। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पंप बना रखे हैं, देखो ये पंप बना रखे हैं। इन पंप के थ्रू ही होती है मैकेनिज़्म। पॉजिटिव चार्ज अंदर आएंगे और नेगेटिव चार्ज बाहर जाएंगे। जैसे जैसे ये सिग्नल आगे बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे ये चेंज हो जाते हैं पोटेंशियल। ये आगे बढ़ा तो ये वाला चेंज हुआ, फिर ये आगे बढ़ा तो ये वाला चेंज हुआ, फिर ये आगे बढ़ा तो ये वाला चेंज हुआ। जैसे जैसे ये चेंजेस आगे होते जाते हैं ये सिग्नल आगे ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, सिग्नल आगे मूव होते जा रहे हैं। सिग्नल मूव, ट्रैवल। और पीछे क्या होता है? फिर जैसे ये पंप से एक्सचेंज होते हैं ना आयन, जैसे ये एक्सचेंज होने लग रहे हैं अंदर, फिर ये जो बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, धीरे धीरे क्या होता है जो उनके पीछे का जो पोटेंशियल है ना वो वापस से नॉर्मल होने लग जाएगा। जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ेगा वैसे आगे का सिग्नल तो चेंज होगा लेकिन पीछे का वैसा ही हो जाएगा जैसे विरामावस्था में होता था, रेस्टिंग फेज में। तो ये था इसका पूरे के बारे में। इस तरह से आवेगों का संचरण होता है, इस तरह से आवेगों का संचरण होता है। पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे, सोडियम आयन अंदर जाएंगे और पोटेशियम आयन बाहर आएंगे। जब स्टिमुलस मिलता है तभी होता है, बाकी फिर से ये अपनी विरामावस्था में आ जाते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये देखो फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, जैसे ही स्टिमुलस आया, जैसे ही स्टिमुलस आया किस पे? ध्रुमाशय पे, मतलब डेंड्राइट्स पे। फिर कहाँ पर आया? कोशिका काय में। कोशिका से काय से किस में आया? तंत्रिकाक्ष में, एक्सोन पर। और ये तंत्रिकाक्ष का डायग्राम है, ये एक्सोन है पूरा कंप्लीट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सोन है, ये एक्सोन है कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, अब देखो जैसे स्टिमुलस आता है क्या होता है, देखो मैं इस तरह से बना देती हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ से क्या हुआ? ध्रुमाशय से सिग्नल आया ध्रुमाशय के पास, ध्रुमाशय से गया कोशिका काय के पास और कोशिका काय से आया तंत्रिकाक्ष के पास। ये देखो फिर क्या होगा? यहाँ पे आवेश आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो क्या होगा? जो बाहर धनात्मक आवेश था ना, देखो यहाँ पे भी धनात्मक आवेश, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखो बाहर की झिल्ली पर धनात्मक आवेश होते हैं और अंदर की झिल्ली पर ऋणावेश होते हैं। ये क्लियर है? ये मैंने अपने पॉइंट्स में समझा ही दिया था। फिर क्या होगा? बाहर का धनात्मक आवेश यानी सोडियम अंदर प्रवेश करने लग जाएगा। ये देखो ये एरो, देखो ये एरो पढ़ना सीखो। ये देखो ये सोडियम आयन कहाँ जा रहा है? अंदर, बाहर से, आउटसाइड से, आउटसाइड से कहाँ जा रहा है? इनसाइड। यहाँ से भी देखो जो सोडियम आयन है बाहर से कहाँ जा रहा है? इनसाइड। दिख रहा है ये एरो? आगे आगे धीरे क्या हुआ? देखो ये जो रेड जोन बना रखा है यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है?
इस रेड जोन में क्या चेंजेस हो रहा है कि बाहर का जो धनात्मक आवेश है वो अंदर जा रहा है और अंदर का जो ऋणात्मक आवेश है वो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब क्लियर हुई ये चीज़? और ये किसके थ्रू हो रहा है? ये जो मैंने चैनल्स बना रखे हैं ना, ये देखिए, ये रे, देखो यहाँ पे भी है ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो क्या नाम है इनका? इनका नाम है पंप। और इन पंप का नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। पंप को हिंदी में भी पंप ही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इससे सिंप्लीफाई हिंदी नहीं है पंप की। तो देखा, अब समझ में आया आपको? ध्रुमाशय से सिग्नल कैच हुआ और उसके बाद कोशिका काय में आया, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष में जाया, तो वहाँ पे देखो किस तरह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया। अब जैसे जैसे ये सिग्नल आगे बढ़ रहा है, ये जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ रहा है, यहाँ के पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं और नेगेटिव बाहर जा रहे हैं। यहाँ का पॉजिटिव अंदर जा रहा है और यहाँ का जो ये नेगेटिव है वो बाहर जा रहा है। यहाँ का भी सेम पॉजिटिव अंदर आएगा और यहाँ का भी पॉजिटिव, ये माइनस बाहर जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है आवेश, वैसे वैसे सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये सिग्नल आगे की ओर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इनकी जो पीछे की स्थिति होगी ना, वो वापस से विरामावस्था में आ जाएगी। इनकी जो पीछे की स्थिति है वो वापस से विरामावस्था में आ जाएगी। मतलब क्या होगा? जैसे ये सिग्नल आगे की ओर आए, इस वाले के पंप के पास आए, तो वापस से यहाँ पे इस पंप का क्या होगा हरकत? ये वापस से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बाहर भेज देगा और नेगेटिव चार्ज अंदर ले लेगा। लेकिन शर्त है कि सिग्नल आगे बढ़ गया हो, तब करेगा ये। जैसे इसका सिग्नल आगे बढ़ गया तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये चेंज जैसे ही हुआ, ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये सिग्नल आगे बढ़ गया तो फिर ये चेंज होगा और ये अपने नॉर्मल फेज में आ जाएगा, रेस्टिंग में आ जाएगा। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि तंत्रिकाक्ष से तंत्रिका आवेग कैसे संरचन होते हैं। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर अभी भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कमेंट कि क्या समझ में नहीं आया आपको। आवेगों का संरचना और थोड़ा ब्रीफ में दिया गया है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। देखो मैंने बताया था ना पीछे, ये देखो, ये जैसे न्यूरॉन है एक, मैंने बना के दिखाया था, याद हो रहा तो, अभी जस्ट पढ़ाया ही है। ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो संदेश क्या होगा? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचेगा। पहले स्टिमुलस किसके पास आया? ध्रुमाशय के पास, ध्रुमाशय से कोशिका काय के पास, कोशिका काय से एक्सोन के पास, एक्सोन के बाद मतलब तंत्रिकाक्ष के पास, और तंत्रिकाक्ष के पास ये एंड पे, यहाँ पे। फिर इसके पास आएगा, इसके ध्रुमाशय लेंगे, इसके ध्रुमाशय लेने के बाद इसका कोशिकाएं लेगा, फिर इसका तंत्रिकाक्ष, एक्सोन, और फिर ये आगे ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो गैप देख रहे हो ना बीच में, ये देखो कितना चौड़ा गैप है, इससे ही तो सिनेप्सिस कहा है, इसे ही तो सिनेप्स कहा है। यही सिनेप्स है, इसे ही सिनेप्स बोला जा रहा है। आई बात समझ में? एक न्यूरॉन से जो सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। किसके जरिए? एक सिनेप्स से बीच में एक स्पेस है, उसके जरिए। अब जो आगे का डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये जस्ट मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। ये जो संचरण था ना, ये जो मैंने सिखाया ऊपर, ये वो जो पहले वाला पैराग्राफ, और इसमें आवेश के आधार पे था, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के आधार पे था। ये यहाँ पे अलग है, यहाँ पे दूसरा वर्जन बता रहे हैं। पहले वाले में बताया था कि जो एक न्यूरॉन है उसमें जो आवेश है वो कैसे संचित हो रहा है? ध्रुमाशय से कोशिका काय से एक्सोन पे, और उस एक्सोन में भी कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में इसे पढ़ के ज़रूर आइएगा पहले, तब ये ज़्यादा इजी लगेगा आपको। थैंक यू।